ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी? एक बार आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आज आपकी लास्ट क्लास है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो आपके एग्जाम्स के बाद होगी और आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बता दिया जाएगा जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज जो, क्योंकि लास्ट क्लास है आपकी 9th क्लास की, तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर? आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए √16, ऑप्शन बी √36, ऑप्शन सी √48 एंड ऑप्शन डी √64। बताइए इनमें से ये एक नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 2-3 पेपर देखे थे पिछले सालों के, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछ लेता है परिमेय संख्या कौन सी है, या पूछ लेता है अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो बताइए इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? प्रीति यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने आंसर दिया है सी। बाकी लोग बताइए कौन सी है इनमें से अपरिमेय संख्या? काजल ने आंसर दिया है सी। बाकी लोग बताएं। आरती ने भी आंसर दिया है सी। ठीक है, बाकी लोग, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रीति, हाँ जी, प्रीति ने भी आंसर सी दिया है। खुशबू ने आंसर दिया है सी। आपसे पूछा गया है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है? इर्रेशनल नंबर कौन सा है? तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? कोई मुझे बताएगा? अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती है? कंचन ने आंसर दिया है सी। मोहित ने भी आंसर दिया है सी। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और p और q क्या है यहाँ पर? पूर्ण संख्याएं। सॉरी, p और q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक। p तथा q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक, या मैं कह दूं इंटीजर्स। ठीक है, तो आप इसमें से ये देखो, सबसे पहले √16। √16 को आप क्या लिख सकते हो? 4। और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4/1। तो इसको तो आप p/q के रूप में लिख पा रहे हो, और p और q दोनों पूर्णांक हैं। √36, √36 का मतलब 36 का वर्गमूल 6, और 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6/1। तो इसको भी आप p/q के रूप में लिख पा रहे हो। √64, √64 को आप क्या लिख सकते हो? 8, और 8 को आप लिख सकते हो 8/1। इसको भी आप p/q के रूप में लिख पा रहे हो। √48, √48 को का आप 48 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो या पूर्णांक नहीं आएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो वैसे तो। लेकिन √48 पूर्णांक नहीं होता। हमने क्या पढ़ा? p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि p जो है वो पूर्णांक नहीं है। p जो है वो पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए √48 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो आप सबने आंसर सी ही दिया है, तो आप सभी का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? एक क्वेश्चन बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 36 की पावर 1/2 का मान होगा। तो सभी लोग बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 36 की घात 1/2। 36 की घात 1/2 का मान होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18,
ऑप्शन डी नो। बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, 1 मिनट और है आपके पास। आपने ये जो टॉपिक है आपको पढ़ाया गया होगा जब आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा होगा। वर्ग और वर्गमूल में आपने पढ़ा होगा। ओके, आरती का आंसर आया है ए। बाकी लोग बताएं। वर्ग और वर्गमूल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपको ये चीज पढ़ाई गई होगी कि किसी की भी घात मान लो एक्स है, एक्स की घात अगर 1/2 है तो इसका मतलब होता है एक घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है। एक्स की घात 1/2 किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स के बराबर। ये चीज आप लोगों को याद आई या नहीं? ये आपने पढ़ा होगा वर्ग और वर्गमूल जब आपको पढ़ाया गया होगा। वर्ग और वर्गमूल जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको ये चीज बताई होगी। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने दोबारा से याद दिला दिया है आपको। तो किसी की भी पावर 1/2 अगर है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स। अगर किसी की भी पावर 1/3 है, अगर किसी की भी पावर 1/3 है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स का घनमूल। बताइए, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बताइए, कोई डाउट इसमें किसी को? 1/2 घात का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का चिन्ह उस पर लगा दो। 1/3 का मतलब है घनमूल का चिन्ह उस पर लगा दो। ए, वेरी गुड। अब सभी लोग समझ गए हैं इसका मतलब। तो किस किस का आंसर आ गया है भाई? मैं एक बार बोल देता हूं नाम। काजल, खुशबू, प्रीति, कंचन एंड मोहित एंड निशा। तो मैंने आपको अभी बताया, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। किसी की भी पावर 1/2, किसी की भी घात 1/2 का मतलब क्या होता है? कि उस पर वर्गमूल का चिन्ह है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ये आपको पता ही है, 6×6 = 36 होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। वर्गमूल निकालना आपको आता ही है, कैसे निकालते हैं वर्गमूल ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा। सबसे पहले 36 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 18, 2 निम्न 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 36 किसके बराबर आया है? 2 × 2 × 3 × 3। अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे एक जैसी संख्याओं के। ठीक है, एक जैसी संख्याओं से मतलब है 2 और 2 एक जैसे हैं तो इनका पेयर बन गया, मतलब जोड़ा बन गया। 3 और 3 एक जैसे हैं तो इनका पेयर बन गया। अब इनको मैं एक बार लिखूंगा। ठीक है, तो अंडर रूट 36 कितना होगा? इसको एक बार लिखो सिर्फ 2 गुणा, इसको एक बार लिखो 3, 2 तिया 6। ये हमारा आंसर है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए 27 की घात 1/3 तो इसका मतलब क्या है? 27 की घात 1/3 का मतलब क्या है? बताइए। 27 की घात 1/3 का मतलब क्या है? दीजिए आंसर। अभी मैंने बताया 1/3 का मतलब क्या होता है? घनमूल। यानी 27 का घनमूल निकाल दो। 27 का घनमूल कितना होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं निकालूंगा घनमूल। 3×9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 × 3 × 3। ठीक है, वेरी गुड। तो घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 3 को एक 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो इन तीनों का मैंने यहाँ पर जोड़ा बना दिया, तो इसको सिर्फ मैं एक बार लिखूंगा। तो आंसर क्या आया? 3। 27 का घनमूल क्या हुआ? 3। ठीक है, कर लोगे? अगर घनमूल या वर्गमूल का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये दोनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है इनमें से बहुपद कौन सा है। बहुपद की पहचान आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। बताइए, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है?
बहुपद की पहचान क्या होती है, याद कीजिए, आपको बताया गया होगा जब आपने बहुपद पढ़ा होगा। ओके, काजल का आंसर आया है ए, प्रीति का आंसर आया है ए, कंचन, मोहित, इनका आंसर आया है ए, खुशबू, प्रवीण शर्मा, शर्मा नाम से हैं, इनका आंसर आया है ए, आरती का आंसर आया है ए, खुशबू का आंसर आया है ए। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको क्या बताना था कि बहुपद कौन सा है, बहुपद की पहचान क्या है भाई, बहुपद की पहचान क्या है? बहुपद की पहचान ये है कि बहुपद में जो चर होता है, चर का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, बहुपद में जो चर आते हैं, जो भी चर हैं, उसके घातांक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या से मतलब ये है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, घातांक में ये सब संख्याएं आनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो अब आप यहां पर चेक करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन में चर क्या है? एक्स। चर क्या है? एक्स, एक्स। और यहां पर भी एक्स की घात 0 में लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स है ही नहीं तो उसकी पावर 0 हो गई। अब यहां पर घातांक देखो, सारे 2, 1 और 0, तो तीनों पूर्ण संख्याएं, तो यही हमारा बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद क्यों नहीं है, इसको भी देखो। ये तो ठीक है, इसका तो घातांक 1 है। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, y प्लस 1/2y। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा 1/x का मतलब क्या होता है? x की घात -1। 1/x² का मतलब क्या होता है? x की घात -2। 1/x की घात n का मतलब होता है x की घात -n। मतलब अगर हमारा चर अपोन में है, बटे में है, जैसे यहाँ पर 1/x, 1/x², 1/x की घात n, जब ये ऊपर जाता है, जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो जिनके घातांक है वो माइनस के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर x ऊपर गया था, x की घात -1, x की घात 2 ऊपर जाकर x की घात -2 हो जाएगा। x की घात n, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, तो वो ऊपर जाकर माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? y प्लस 1/2 ऐसे का ऐसे ही, y ऊपर जाकर -1। अब ये जो -1 है, ये जो -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी क्या पढ़ा था कि बहुपद में जो चर होता है उसके घातांक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो सेकंड ऑप्शन हमारा बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि ये y ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब यहां देखो, 5√3+3, ये क्यों नहीं हो सकता बहुपद? इसको भी समझो। 5√t+3, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर अंडर रूट चढ़ाए तो इसका मतलब क्या होता है? घातांक में 1/2+3, और जो 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बहुपद में जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता। डी ऑप्शन, 1/5x+3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5x+3 की घात -1। तो यहां पर भी घातांक देखो क्या क्या हो गया? माइनस का हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही है सिर्फ बहुपद। क्लियर हुआ सभी को क्यों है ये? ठीक है, आप ये 11th क्लास में सीखोगे एक फॉर्मूला, 1+x की घात n करके एक फॉर्मूला होता है, उससे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो घातांक माइनस का आ जाएगा चरों का। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में जब भी आप पहुंचोगे। तो अभी आप इतना ही समझ लो सिर्फ
कि जो ये पावर है ये माइनस के आ रही है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में मैंने चारों ऑप्शंस को क्लियर करके आपको बता दिया है, इन चारों ऑप्शंस में अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है आपको, तो आप लोग अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+5 का शून्य को होगा। ठीक है, बताइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है मिक्सअप मिलेगा क्वेश्चंस का, तो आप लोग अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कितनी, आपकी तैयारी कैसी है, अपना आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको शून्य का बताना है। पी एक्स बराबर एक बहुपद दिया हुआ है 2x+5, उसका शून्य क्या होगा? शून्य क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में। बताइए। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। बताइए। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बहुपद पी एक्स दिया हुआ है, इसमें आपको शून्य का बताना है 2x+5 का। शून्य क्या होता है? हाँ जी, आया किसी का आंसर? शून्य क्या होता है? चर का वह मान, चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। चर के उस मान को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आपको वो मान निकालना है जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, है ना। चर का वह मान निकालना है जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। बी, वेरी गुड। प्रीति यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है? इसको शून्य के बराबर रखना है ना। आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि x की जगह क्या रखो कि जीरो हो जाए। तो आप इसको पूरे को जीरो रख के देख लो, x का जो मान आएगा वही शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य क्या होता है? चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। बहुपद क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पी एक्स। तो शून्य निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? पी एक्स को बराबर रख दूंगा जीरो के, क्योंकि शून्य होता ही क्या है? जिस पर बहुपद जीरो हो जाए। शून्य का मतलब क्या है? बहुपद को जीरो कर देना। तो मैंने बहुपद को जीरो कर दिया। बहुपद का मान कितना है? 2x+5 बराबर जीरो। यहां से आप क्या निकाल लो? x का मान निकाल लो। तो x का मान कैसे निकालोगे? 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो x बराबर कितना आया? -5/2। -5/2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताइए, समझ आया शून्य कैसे निकालते हैं? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए किसी स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ऐसे कोण कहलाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी संपूरक, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती कोण। आपको क्या बताना है? ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है उनको हम क्या कहते हैं? बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ओके, काजल का आंसर आया है बी, और नीतीश नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर आया है बी। काजल का भी बी आंसर है, निशा का भी बी आंसर है। बाकी लोग बताएं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसे कोण कहलाते हैं। खुशबू का आंसर भी बी आया है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबका आंसर गलत है। 180 डिग्री पूरक आपने आंसर दिया है, पूरक। तो मैं यहां पर आपको जल्दी से बता देता हूं,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूरक। ठीक है, तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। पूरक वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। और जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाते हैं। और जो 180 से ज्यादा और 360 से कम हो वो प्रतिवर्ती कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसे कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। याद रखने का तरीका ये है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आपने पढ़े होंगे या तो 90 या 180, है ना, आपने पढ़ा होगा दो कोणों का योग या तो 90 होगा या दो कोणों का योग 180 होगा, यही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो देखो पूरक और संपूरक में अंतर क्या है, पूरक में 3 अक्षर आ रहे हैं, संपूरक में 4 अक्षर आ रहे हैं। पूरक में 3 अक्षर आ रहे हैं, संपूरक में 4 अक्षर आ रहे हैं। तो 90 और 80, 180 में से बड़ा 180 है, तो बड़े वाले में ज्यादा अक्षर आते हैं और छोटे वाले में कम अक्षर आते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे याद रखोगे, पूरक में 3 अक्षर हैं, संपूरक में 4, तो 4 अक्षर वाले में 4 अक्षर वाला बड़ा है 3 अक्षर वाले से, तो इसका कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 180। और 3 अक्षर वाला छोटा है तो इसका कोण भी छोटा होगा, यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं बताइए। ठीक है, तो ये गलती आप एग्जाम में मत करना अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर होते हैं ये जो आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप सभी लोग हिंदी मीडियम से ही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यह निम्नलिखित में से सर्वांग समता का कौन सा नियम है, बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, एक कथन एक स्टेटमेंट आपको दी गई है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट है, ये कथन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा नियम है। ओके, सी, नीतीश कुमार, प्रवीण शर्मा, उदय सिंह राठी नाम से हैं, काजल, आरती। इन सब बच्चों ने आंसर दिया है, आरती ने बी आंसर दिया है और बाकी लोगों ने आंसर दिया है सी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर छिपा हुआ है, दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण। तो दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं यानी एस एस, इनके अंतर्गत एक कोण यानी ए। ठीक है, एस से मतलब साइड यानी भुजा, इस एस से मतलब भी साइड यानी भुजा, इस ए से मतलब एंगल यानी कोण। ठीक है, यानी भुजा, कोण, भुजा। तो आप इसमें अगर देखोगे दो भुजाएं हैं, उनके अंतर्गत एक कोण आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एस ए एस। दो भुजाएं एस और एस और उनके बीच में एक कोण, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। एस 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 में तो तीनों भुजाएं आ जाती है। ठीक है, ए एस में दो एंगल एक भुजा और ए एस सी में दो एंगल एक भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। आपको क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यदि आपको दिया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर,
तो उसका क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। बताइए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, डी। आरती ने आंसर दिया है डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, प्रीति ने आंसर दिया है सी। निशा ने आंसर दिया है बी। नीतीश कुमार ने आंसर दिया है डी। उदय सिंह राठी नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है बी। काजल ने आंसर दिया है बी। तो एक तो प्रीति का आंसर सही है, और तो किसी का आंसर सही दिख नहीं रहा मुझे। प्रीति आपने बी बोल दिया बाद में, तो आपका भी गलत है। पहले सही दिया था सी। बी और सी में अंतर क्या है? मात्रक का। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मात्रक। ठीक है, यानी या तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? चलो मात्रक पर बाद में आते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आधार और ऊंचाई हमें दी हुई है तो। आधार और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कितना बचा? 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12, और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, ये मैंने आपको इसीलिए यहां पर लिख कर दिखाया है। सेंटीमीटर की एक्स के एक्स में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आता है ना, वाई की वाई में, ऐसे ही सेंटीमीटर की जब सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल में जब भी आप मात्रक लिखोगे, जब भी आप क्षेत्रफल में मात्रक लिखोगे, तो उसका जो मात्रक होगा वो होगा मात्रक का स्क्वायर। मात्रक का स्क्वायर मतलब, मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, लेकिन मात्रक के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। और जब आयतन का फॉर्मूला, आयतन का मात्रक लिखोगे तो वो कितना आएगा? मात्रक का क्यूब। यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इसमें जो सी और डी में यही अंतर था। 12 12 दोनों में लिखा हुआ है, मात्रक दोनों के अलग अलग है। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल में आता है मात्रक पर स्क्वायर। मैंने यहां पर लिखा है क्षेत्रफल पर क्या आता है? मात्रक के ऊपर स्क्वायर। आयतन में क्या आता है? मात्रक के ऊपर क्यूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो मात्रक का ध्यान रखना, उसमें गलती मत करना, वरना आप क्वेश्चन सारा सा आपने सही किया, क्वेश्चन आपने सारा सही किया, फॉर्मूला भी सही लगाया, ठीक है, और आंसर में लिख दिया बी। आंसर में लिख दिया बी। आप कहोगे पेपर देने के बाद, जब आप बाहर आओगे, आप कहोगे मैंने तो ये सही किया है, 12 आंसर आएगा इसका, लेकिन मात्रक आपने सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये आंसर ये फिर गलत हो जाएगा, 1 नंबर गया। ठीक है, तो इसीलिए मात्रकों को याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। एक घन का किनारा आपको दिया हुआ है, आयतन पूछा गया। करिए सॉल्व। आपको क्या दिया हुआ है? एक घन का किनारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन आपको बताना है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला अगर याद है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है?
करिए। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर होगा इसका। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, मान लो ये घन है। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। 1728 सेंटीमीटर क्यूब। प्रीति, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि घन का एक किनारा आपको दिया हुआ है। ओके, निशा का आंसर आया है, नीतीश कुमार 18, खुशबू का आंसर आया है 1828, 1728 आएगा। ठीक है, हो सकता है आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हो। तो इसका एक किनारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 12 सेंटीमीटर है। मान लो ये 12 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि ये घन है तो इसका, इसकी चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर होगी, इसकी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर होगी। आपको क्या बताना है? ओके, एक बार मैं नाम ले लेता हूं। कंचन एंड बनवारी लाल नाम से हैं, इनका भी आंसर आ गया। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है फॉर्मूला भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब। 12 सेंटीमीटर के क्यूब का मतलब क्या है? 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। 12 की 12 में गुणा करने पर आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 12 सेंटीमीटर। देखो, एक काम करता हूं, पहले ये देखो, मात्रक देखो कैसे आया इसका। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अंदर क्या बचा? 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, 12 की 12 में गुणा करोगे 144 गुणा 12 सेंटीमीटर क्यूब। 12 चौक 48, हासिल में 4। 12 चौक 48 और 4 52, हासिल में 5। 12 एकम 12 और 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आया? आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ सभी को ये? बस ये फॉर्मूला था जो था। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। निकालिए इसको, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। करिए सॉल्व। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर विल बी। फॉर्मूला क्या होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर लेना भाई। डी, निशा का आंसर आया है डी। काजल का आंसर आया है डी। नीतीश कुमार का आंसर आया है डी। फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? कंचन एंड मोहित, इनका भी आंसर डी आया है।
खुशबू का आंसर आया है डी। प्रीति का अभी आंसर आया है डी। रेणुका का आंसर आया है डी। वेरी गुड। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का, यहां लिख लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4 पाई r²। ठीक है, अब यहां पर व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है, डायमीटर डी दिया हुआ है मुझे कितना, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी होगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास त्रिज्या का इसमें रख दीजिए 4 गुना पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 गुना r² यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 गुना 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो 4 गुना 22 88 गुना 7, 7 अट्ठे 56, हासिल में 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61। तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था क्या आता है, मात्रक पर स्क्वायर। मात्रक इसका क्या होगा, सेंटीमीटर, और उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हुआ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। बताइए, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। आपको यहां पर क्या बताना है, गुणांक बताना है x² का। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक। ठीक है, गुणा वाला अंक। वेरी गुड, प्रीति का आंसर आया है। और इनके अलावा एक बार मैं नाम देख लूं, रेणुका, रेणुका का आंसर आया है, खुशबू का आंसर आया है, और निशा का आंसर आया है, कंचन, मोहित, इन लोगों का आंसर आया है। सबका आंसर आ रहा है -1। वेरी गुड। ठीक है, तो x² का गुणांक, x² के गुणांक का मतलब क्या है कि x² में किसकी गुणा हो रही है, x² में किसकी गुणा हो रही है। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो 2 - x² + x³ में किसका गुणांक चाहिए, x² का। तो x² कहां पर है, ये रहा। x² के साथ क्या है, एक तो माइनस है, और x² में किसकी गुणा हो रही है, जिसके जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ हम क्या मानते हैं, 1। तो इसका गुणांक क्या हुआ, -1। ये समझ आया सभी को? ठीक है, अगर मैं कहूं 4 - 5x² + x³, इसमें x² का गुणांक क्या होगा, इसमें क्या होगा x² का गुणांक, जो x² कहां पर है, ये रहा। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, चिन्ह के साथ हम लिखेंगे। वेरी गुड, तो चिन्ह के साथ x² के साथ 5 है, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -5। ऐसे हम निकालते हैं क्या, गुणांक। ठीक है, तो गुणांक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² - 12x है, तो इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे। बताओ कैसे करोगे इसको। आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट है आपके पास, सोचो, बताओ कैसे करोगे। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3x² - 12x, तो इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे, ये बताना है। बताइए, पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड whose volume 3x² - 12x is b। ओके,
खुशबू का आंसर आया है, नीतीश का आंसर आया है, काजल का आंसर आया है, प्रीति का आंसर आया है, सभी का बी आंसर आ रहा है, आरती का आंसर आया है, रेणुका, सविता सोनू नाम से है, इनका आंसर आया है, प्रवीण शर्मा नाम से है, इनका आंसर आया है, उदय सिंह राठी नाम से हैं, इनका आंसर आया है, सभी का आंसर बी आ रहा है। वेरी गुड। कैसे आया भी, कोई बताएगा मुझे कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व? कोई भी बता दो माइक ऑन करके। कोई भी बता दो कैसे किया सॉल्व। हाँ जी। बी कैसे आया? ए क्यों नहीं, सी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं? आपने आंसर सही दिया है, सभी ने बी ही आएगा, लेकिन कैसे आया बी? आयतन आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। इसमें से आप 3x कॉमन ले लो, इसमें से आप 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x-4। यही बचेगा, बताओ जल्दी से, यही बचेगा या नहीं? 3x² माइनस 12x में से आपने क्या कॉमन ले लिया? 3 और x। तो 3 और x यहां से कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचा, माइनस माइनस। 3 यहां से कॉमन लिया तो सिर्फ 4 बचेगा, और x कॉमन लिया तो वो तो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, या मैं कहता हूं 1 बचा, तो 4 की 1 में गुणा हो गई तो 4। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा x गुणा x-4। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 गुणा x गुणा x-4। अब ये घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L×B×H। जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है? L×B×H। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो आप यहां पर देखोगे ये इसी रूप में लिखा हुआ है, कुछ L×B×H। तो इनमें से ही एक, कोई एक लंबाई होगी, कोई एक चौड़ाई होगी, कोई एक ऊंचाई होगी। इन तीनों में से ही, क्योंकि इन तीनों की गुणा हो रही है, 3 की, x की और x-4 की। और फॉर्मूले में भी किसकी गुणा होती है? लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। तो इन तीनों में से कोई एक लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, कोई ऊंचाई होगी। तो विमाएं क्या हो गई हमारी? विमाएं हमारी क्या हो गई यहाँ पर? विमाएं क्या क्या हो गई? एक तो 3 कोमा, एक x कॉमा, तीसरी क्या हो गई? x-4। तो ये हमारी क्या हो गई? विमाएं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 3x-4 और x, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया सभी को? तुलना की है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L×B×H। और ये भी L×B×H के रूप में लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्या होंगे हमारे? L, B और H में से, इन तीनों में से एक L होगा, एक B होगा और एक H होगा, यानी ये तीनों विमाएं होंगी। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट, बिंदु 5, कौन से चतुर्थांश में है? बताइए, 5, -7 कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे। तो आपको बताना है 5, -7 कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो होते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ये सब, निर्देशांक ज्यामिति में। जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम
वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसका अच्छे से समझ लेते हैं, अगर समझ रहे हैं तो ये अलग अलग उसमें हो जाएगा। तो देखिए, लाल वाली रेखा जो है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो ब्लैक वाली रेखा है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, या वर्टिकल लाइन। पहले चतुर्थांश में, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और ये हमारी होती है वाई अक्ष। इधर सब प्लस वाले नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर सब माइनस वाले आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर सब प्लस वाले आते हैं, 1, 2, 3, 4। नीचे सब माइनस वाले आते हैं, -1, -2, -3, और ऐसे ही चलता रहे। पता है, फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे आप लोग। अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता है फिर तो आपको आंसर दे देना चाहिए था। सभी लोग गलत आंसर क्यों कर रहे हैं फिर? तो ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अगर कोई चीज आपको पता भी हुआ करे तो उसको सुना कीजिए प्लीज ध्यान से। तो अगर आप यहां पर देखो, ये इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। अगर आप पहले चतुर्थांश में देखो, इसमें एक्स प्लस के हैं और वाई भी प्लस के हैं। पहला चतुर्थांश ये है, ये। इसमें आप देखो अगर ध्यान से, एक्स सारे प्लस के हैं, वाई सारे प्लस के हैं। भाई आंसर देना बंद करो, आपके आंसर गलत है सबके। ठीक है, मेरी बात सुन लो पहले। ओके, हाँ, जिन्होंने 4 आंसर दिया है उनके आंसर सही हैं। जो 3 आंसर दे रहे हैं या 1 आंसर दे रहे हैं उनके आंसर गलत है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, एक्स वाले यहाँ प्लस में है, वाई वाले यहाँ प्लस में है, तो इसका मतलब इस चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस कॉमा प्लस होते हैं, यानी दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखोगे, एक्स कैसा है प्लस का, एक्स कैसा है, सॉरी, एक्स कैसा है माइनस का, ये है ना एक्स। एक्स कैसा है माइनस का, और वाई कैसा है प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में ये जो एक्स है ये माइनस का आ रहा है, और जो वाई है वो प्लस का आ रहा है। तीसरे चतुर्थांश में अगर आप देखोगे, दोनों माइनस के हैं, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और चौथे चतुर्थांश में अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस, एक्स कैसे हैं, एक्स वाले प्लस के हैं और वाई वाले माइनस के हैं। तो अब आपको देखो, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 5, -7, 5, -7। तो यानी 5 कैसा है प्लस का, और 7 कैसा है माइनस का। ये कौन से चतुर्थांश में है प्लस कॉमा माइनस? चौथे चतुर्थांश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। तो जिन्होंने 1 आंसर दिया था उनके आंसर गलत हैं, जिन्होंने 4 आंसर दिया है उनके आंसर सही। ठीक है, तो इस तरीके से हम चतुर्थांशों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो इसको समझ लो, समझा तो मैंने आपको दिया ही है। याद करने की जरूरत है नहीं, याद तो मैं करने के लिए कभी कुछ कहता नहीं मैथ में। मैथ में कुछ याद होता भी नहीं है, सब समझा जाता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्लस प्लस, तो पहला चतुर्थांश। एक्स अक्ष माइनस वाई अक्ष प्लस, तो दूसरा चतुर्थांश। दोनों माइनस के तीसरे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का। ठीक है, तो ये होता है हमारा चतुर्थांश। नेक्स्ट, बिंदु 0,0 जहां एक्स और वाई परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हटाओ, सारा ये हटा देता हूं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें,
मान लो ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ओके, रेणुका का आंसर आया है मूल बिंदु। इस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं? 0,0। ओरिजिन। वेरी गुड। मूल बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो किसी को इसमें? तो ये दोनों क्वेश्चन थे आपके निर्देशांक ज्यामिति में से। नेक्स्ट, चलिए अब आयतन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का ये क्वेश्चन 5 नंबर में ये पूछा जा चुका है, और आप देखोगे इस 5 नंबर का क्वेश्चन। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करना शुरू करिए जल्दी से, आपके पास 5 मिनट है। सभी लोग सॉल्व करें दोनों पॉइंट्स इसके, करिए सॉल्व। बताइए। एक शंकु है, शंकु के आकार का एक तंबू है। मान लो ये एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 24 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर। तो ये मान लो इसकी त्रिज्या हो गई 24 मीटर, और 10 मीटर ये ऊंचा है, तो मान लो ये इसकी ऊंचाई हो गई 10 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये वाली इस ऊंचाई को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, 26 मीटर। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो क्या फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का? एल स्क्वायर बराबर, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका, तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो एल स्क्वायर बराबर आर कितना है? त्रिज्या यानी 24 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 24 का स्क्वायर होता है 576, आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, 24 की 24 में गुणा करोगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आया? 676। और एल बराबर कितना आया? अंडर रूट में 676। 676 का वर्गमूल कितना होगा? 676 का मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं यहाँ पर। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 निम 18। कुछ गलती कर दी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। 1 मिनट दोबारा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 निम 18। अब ये 13 से भाग होगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, और 13 एकम 13। दो दो के हम क्या बनाते हैं? पेयर। 2 गुणा 13, तो ये कितना आया? 2 गुणा 13 यानी 26 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तो यही पूछा था, तिर्यक ऊंचाई बताए। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा गया है? तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। तो तंबू में जो कैनवास लगेगा वो कहाँ लगेगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगेगा। कैनवास कहाँ लगता है? मतलब जो वो कपड़ा लगता है तंबू में, वो कहाँ लगता है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। इतने हिस्से पर इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं।
नीचे वृत्त बना है, ऊपर ये जो त्रिभुजाकार हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? क्या होता है इसका? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान आप यहां पर कितना रख दो? 22/7 गुणा, कोई बात नहीं, आर का मान कितना है? 24 गुणा 26। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। इनकी आपको गुणा करनी पड़ेगी, तो इनकी गुणा कर लो। 22 की पहले 24 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 44 और 8 52 गुणा 26/7। 528 की अब 26 में गुणा कर लो। 6 × 8 = 48, हासिल में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 8, 6 और 6 12, हासिल में 1, 5 और 2 7, 3, 13,728/7। ठीक है, 13,728/7 क्या? मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही कैनवास लगेगा। तो कैनवास भी कितना लगेगा? 13,728/7 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि कितना टोटल इसमें लागत होगी। तो लागत कैसे निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है? 70 रुपए। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? 13,728/7 गुणा 70। तो 7 एकम 7, 7 धाम 70, तो ये कितना हुआ? 1,37,280 रुपए। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। क्वेश्चंस तो और भी थे, लेकिन समय की कमी की वजह से हम और आगे क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।